हाय एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल JMD एजुकेशन। बेटा आज हम करेंगे क्लास 9th और क्लास 10th का टॉपिक लेटर राइटिंग। लेकिन कोई भी टॉपिक करने से पहले उसकी मीनिंग, रीज़न और उसके यूज़ का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यूज़ नहीं जानोगे तो आप लिखोगे कैसे। तो चलिए बढ़ते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। तो बेटा क्या पता चला आपको डेफिनेशन से कि लेटर राइटिंग का बेसिकली मीनिंग क्या है कि रिटन या प्रिंटेड फॉर्म जिससे एक इंसान दूसरे इंसान को अपने मैसेज को कन्वे करता है। ठीक है, तो आपके क्लास 9th और 10th के अकॉर्डिंग अब हम आगे लेटर्स का डिवीजन करेंगे कि कितने टाइप के आपके लेटर्स हैं। तो बेटा लेटर्स जो है बेसिकली आपके दो टाइप्स के हैं। दो ही टाइप्स के लेटर्स हैं आपके। पहला है आपका फॉर्मल लेटर और दूसरा है आपका इनफॉर्मल लेटर। ओके, तो ये जो फॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर आपके कौन से होते हैं बेटा? देखो फॉर्मल लेटर में एक वर्ड दिख रहा होगा आपको, फॉर्म। फॉर्म ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां आप जाते हैं तो आप फॉर्म भरते हैं, मतलब ऑफिशियल जगह जहां आपको फॉर्म भरना पड़ता है। आप स्कूल में जाएंगे एडमिशन लेने तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। आप बैंक में जाएंगे कोई अकाउंट खुलवाना है या आपको ATM बनवाना है तो आप फॉर्म भरोगे। आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे, कोई मनी डिपॉजिट करना है तो आप फॉर्म भरोगे। आप अगर किसी तरह के हॉस्पिटल में जाओगे, आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है तो आपको स्लिप बनवानी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है। तो बेसिकली वो जगह है, वो ऑफिशियल जगह है जहां आपको फॉर्म फिल करना पड़े, जहां आपको ऑफिशियल तरीके से अपने काम को करना पड़ता है। तो वहां पर जो भी लेटर्स आप लिखते हैं वो आपके फॉर्मल लेटर्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी जगह है ऐसी जहां आप फॉर्मल लेटर्स का यूज कर सकते हैं? जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सबसे पहला स्कूल, उसके बाद है आपके बैंक, देन आपके पोस्ट ऑफिस है, और इसके अलावा बहुत सारी जगह है आपकी जहां आप फॉर्मल लेटर्स का यूज कर सकते हो। जैसे कि कोई ऑफिस हो गया आपका, मान लो एडिटर हो गया। एडिटर क्या होता है? एडिटर बेटा आपका न्यूज़पेपर जो पब्लिशिंग जो ऑफिस होता है वहां पर जॉब करते हैं, तो ये एडिटर हो गया। और इसके अलावा एटसेट्रा, मतलब बहुत सारी जगह जहां आप ऑफिशियल लेटर्स का, फॉर्मल लेटर्स का यूज करते हो। और इसके अपोजिट में आपका इनफॉर्मल लेटर्स है। इन्हें आप एक तरह से पर्सनल लेटर्स भी बोल सकते हो। पर्सनल मतलब जहां पर आपको ऑफिशियली बिहेव नहीं करना है, आप बिल्कुल फ्री हो रिएक्ट करने के लिए। तो ये हम किन्हें किन्हें लिखते हैं? लाइक आप पेरेंट्स को लिख सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को लिख सकते हो, आप अपने रिलेटिव्स को लिख सकते हो, एटसेट्रा। ऐसे ही आप अपने रूममेट को लिख सकते हो, आप अपने सीनियर जो आपसे बहुत क्लोज है, एक फ्रेंडली रिलेशन, आप उसको लिख सकते हो। तो बेटा ये दो आपके जो है लेटर्स के टाइप है। अब आगे बात आती है कि ये जो फॉर्मल लेटर, मैम ने ये तो बता दिया कि ये किस किस जगह पर यूज होते हैं, बट ये नहीं बताया कि फॉर्मल लेटर के टाइप कौन से हैं। तो बढ़ेंगे फॉर्मल लेटर के टाइप की तरफ। देखा आपने कितने सारे टाइप्स हैं? लगभग 10-11 के आसपास आपके टॉपिक्स है बेटा। लेकिन आपके क्लास 10th के अकॉर्डिंग सिर्फ 5 या 6 ही मैक्सिमम है जो आपके सिलेबस में। कौन कौन से हैं? पहला बिजनेस लेटर्स, दूसरा आपका लेटर टू एडिटर, तीसरा आपका ऑर्डर प्लेसिंग, देन आपका कंप्लेंट लेटर है, और इसके अलावा आपका कोई एक या दो है जो रह गए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लेंट लेटर्स के बारे में कि कंप्लेंट लेटर्स कौन से हैं। कंप्लेंट का मतलब आप सबको पता है, हम टीचर्स आपकी कंप्लेंट करते हैं आपके पेरेंट्स से, आप अपने फ्रेंड्स की कंप्लेंट करते हो टीचर से, और इनफैक्ट ब्रदर सिस्टर्स भी सारा दिन कंप्लेंट करते हैं। तो कंप्लेंट का मतलब तो आपको पता है। तो वो लेटर्स जिसमें आप किसी तरह की कंप्लेंट जो है आप लिखोगे किसी के पास ताकि आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, उन्हें आप कंप्लेंट लेटर्स बोलते हो। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। बेटा कोई भी लेटर लिखने से पहले आपको इसके फॉर्मेट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना फॉर्मेट अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो सिंपल सी बात है आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो देखो फॉर्मेट देखेंगे हम, क्या फॉर्मेट रहेगा आपका लेटर राइटिंग का।
फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपको आज बताऊंगी, शॉर्टकट। और इनफैक्ट मैं अपने स्कूल में भी यूज करती हूँ, बच्चों को बड़ा अट्रैक्टिव लगता है, बहुत जल्दी उनको लर्न हो जाता है कि किस सीरीज में कौन सी चीज आनी चाहिए। और क्यों जरूरी है सीरीज के अकॉर्डिंग लिखना, क्योंकि जब आप आंसर दे के आएंगे अपने बोर्ड के एग्जाम में, तो जब इन्विजिलेटर आपकी शीट को चेक करेगा, आपको मार्क्स देगा, या जो भी इंसान आपकी शीट चेक करेगा, तो वो फॉर्मेट देख के ही समझ जाएगा आपने कितनी तैयारी की है। अगर फॉर्मेट सही है तो मे बी वो क्या पता अंदर का जो आपका कंटेंट है वो पूरा पढ़े या ना पढ़े। आपकी राइटिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन अच्छी है, फॉर्मेट अच्छा है, तो आपके मार्क्स फुल है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप जो अंदर का फॉर्मेट है वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखते हो, लेकिन फॉर्मेट स्टार्टिंग का गलत हो जाता है, तो आपके कम से कम 2 नंबर तो आपके चले जाते हैं। तो कोशिश यही करनी है कि जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ सही चले। देखते हैं क्या है फॉर्मेट का तरीका। बेटा, फॉर्मेट लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक शॉर्टकट है SDRSS। क्या है ये? SDRSS। ये वो सीरीज है जो बताती है कि कौन से नंबर पर कौन सी चीज आपको लिखनी है। ठीक है बेटा, तो S मतलब सेंडर्स एड्रेस, ये सेंडर का एड्रेस है। सेंडर एड्रेस मतलब कौन है? जो लेटर को सेंड कर रहा है, जो लेटर को लिख रहा है। अगर मैं आपको लेटर लिख रही हूं तो यहाँ पर मेरा एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद हमेशा आपको लिखनी है डेट, जिस डेट को आपने ये लेटर लिखा है। उसके बाद आपका रिसीवर्स एड्रेस आएगा। रिसीवर एड्रेस वो है जिससे आप लेटर लिख रहे हो, जो आपको लगता है कि आपके सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा। उसके बाद है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है आपका टॉपिक, भाई क्या कंप्लेंट है आपकी, किस बारे में आप कंप्लेंट करना चाहते हो। और सबसे एंड में आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है बच्चे? सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि जिस इंसान को आप लेटर लिख रहे हो, आप कैसे जो है उससे स्टार्टिंग कर रहे हो अपने बातचीत की। जैसे कहते हैं ना पूज्य पिताजी, इस तरीके से कि आप कैसे उन्हें ग्रीटिंग्स दे रहे हो, कैसे आप उन्हें रिगार्ड्स दे रहे हो। ये जो एंड की 2 चीजें आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट एंड सैल्यूटेशन, इफ यू गूगल आउट देन यू कैन सी दैट दीज आर द 2 थिंग्स विच कैन रोटेशनल, जो कि आपस में रोटेशनल है। कभी कभी पहले आपको सैल्यूटेशन मिलेगा, कभी कभी आपको पहले सब्जेक्ट मिल जाएगा, बट सिर्फ यही 2 चीजें हैं जो आपस में रोटेट होती है। एंड में देख रहे हो ना SS, तो मतलब ये 2 चीजें आपस में रोटेशनल है। और बाकी ये जो 3 चीजें हैं ये यहीं पर आएगी। नंबर 1 पर सेंडर एड्रेस, नंबर 2 पर डेट, नंबर 3 पर रिसीवर एड्रेस। और ये दोनों के दोनों आपके जो है ऑप्शनल है, कभी कोई पहले आ सकते हैं कभी कोई, लेकिन दोनों के दोनों ठीक है। और मेरा कहना यही है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखें फिर सैल्यूटेशन लिखें, क्योंकि एंड में फिर पता चल जाए ना कि आपने भाई उसको हाय हेलो किया, देन आप अपना कंप्लेंट लिख रहे हो। तो ये आपका सीरीज है फॉर्मेट का, आपको 100% इसी तरीके से ही आपका जो है लेटर लिखना है। फॉर्मेट समझने के बाद अब जरूरी है कि जो चीजें हैं, सेंडर एड्रेस, आपकी डेट, रिसीवर एड्रेस, आपका सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, कैसे लिखना है इन चीजों को, ये भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंडर एड्रेस की। सेंडर एड्रेस मतलब कि आपका ये आपका 3 लाइंस में होगा, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3। आपके टॉपिक में जब आपको क्वेश्चन पेपर में जब आपको टॉपिक मिलेगा लेटर का, तो जो भी एड्रेस आपको मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप लाइंस को यूज करेंगे। अगर एड्रेस में चीजें कम है तो 2 लाइंस, और अगर प्रॉपर लाइंस हैं तो फिर आपको 3 लाइंस का यूज करना है। अगर इन एनी केस आप पर्सनल लाइफ में कंप्लेंट लेटर्स का यूज कर रहे हो, या कोई भी लेटर आप लिख रहे हो जिसमें आपको किसी का एड्रेस लिखना है, तो किस तरीके से आप जो है एड्रेस का यूज करते हैं। एड्रेस लिखने के लिए आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं जो अभी मैं बताऊंगी। सपोज करो हम अपने ही घर का एड्रेस ले लेते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप कहाँ पे रहते हैं, घर में, मतलब कि हाउस नंबर, ये सबसे पहली चीज है। ठीक है बेटा, हाउस नंबर। और घर आपका कहाँ पर होता है, स्ट्रीट में। स्ट्रीट मतलब कि आपका गली, ये आपकी सेकंड चीज है। ठीक है ना। और स्ट्रीट कहाँ पे होती है आपकी, सोसाइटी या फिर कॉलोनी में, जिसे कि आप बोलते हैं आपका एरिया। किसी एरिया में आप रहते हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं, दिल्ली में, गुरुग्राम में या कहीं और सोसाइटी आपकी कहाँ पर है, ये है आपकी सिटी में। और सिटी कहाँ पर है आपकी,
स्टेट में, तो इसे आप कह सकते हैं कंप्लीट एड्रेस। सिटी सोसाइटी आपका 3rd नंबर पे, सिटी 4th पे और स्टेट आपका 5th नंबर पे। तो ये जो 5 चीजें हैं इन्हें आप 3 लाइंस में यूज करोगे। नंबर 1 एंड 2 मीन्स हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर फर्स्ट लाइन में, देन आपका 3 एंड 4 ये आपका सेकेंड लाइन में मीन्स सोसाइटी एंड सिटी, एंड देन 5th नंबर पे आपका स्टेट विद आपका पिन कोड। अगर आपको पिन कोड दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर पिन कोड नहीं दिया तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे पिन कोड लिखना जरूरी है, बट अगर राइटर ने ही आपको नहीं दिया तो फिर आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इफ यू नो द पिन कोड देन प्लीज डू राइट इन द लास्ट लाइन, अगर नहीं है तो यू कैन स्किप इट। ओके कि मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ, एक एड्रेस मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। हाउस नंबर 61B बालाजी नगर। तो ये आपका फर्स्ट लाइन में हाउस नंबर और आपका जो है सोसाइटी का नेम आ गया या स्ट्रीट नंबर आ गया। देन आपका जो है सोसाइटी का नेम आप लिख सकते हो, क्योंकि राइटर ने मुझे यहाँ पर जो स्ट्रीट नंबर नहीं दिया था तो मैंने यहाँ पर पहले सोसाइटी का नेम लिख दिया। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर अपना सिटी का नेम लिख सकते हो या कोई और लैंडमार्क, जैसे कि नियर आप कोई बस स्टैंड बता सकते हो या आप कोई लैंडमार्क है आप वो बता सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ बता रही हूँ नियर सेंट्रल मार्केट। देन 3rd लाइन में मैं यहाँ पर बताऊंगी सिटी का नाम, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर गुरुग्राम लिख रही हूँ। और अगर बात करें पिन कोड की तो अभी तो मुझे गुरुग्राम का पिन कोड पता है 122001। अगर राइटर आपको पिन कोड दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं दे रहा है तो आप इसको स्किप कर दो। इसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, देन हम लिखेंगे डेट। डेट लिखने का तरीका क्या है बच्चे? डेट लिखने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है आपका, जैसे कि आज मान लो आज आपकी डेट हो गई है, वैसे तो आज डेट है अभी फिलहाल आपकी 4 अक्टूबर, लेकिन अभी हम कोई और डेट अगर मान के चले, मान लो मैं मान लेती हूँ 6 जून 2022। तो ये आपका करेक्ट तरीका है डेट लिखने का। आप यहाँ पर TH भी लगा सकते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल है, नहीं लगाओगे तो भी एक्सेप्टेबल है। इसके अलावा आप कोई भी तरीका लिखोगे वो आपका क्रॉस होगा, क्योंकि प्रॉपर तरीका यही है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं 6/6/22 तो ये आपका एक्सेप्टेबल नहीं है, आपके मार्क्स कटेंगे। या कोई और भी तरीका है तो मार्क्स कटेंगे, सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है जिससे कि आप डेट लिख सकते हो। उसके बाद अगेन हम एक लाइन छोड़ने वाले हैं बेटा, इस बार हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी कंप्लेंट लेटर की, तो कंप्लेंट लेटर की हम बात करें तो ऑब्वियसली हम किसी ऑफिस में ही कंप्लेंट कर रहे हैं। ये कोई नॉर्मल नहीं है कि आप घर के किसी रिलेटिव से मिले और आपने बात बता दी और सॉल्यूशन हो गया, नहीं। जब आप लेटर ही लिख रहे हो तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी लेवल की है, तो आपको यहाँ पर किसी ऑफिस में कंप्लेंट को लॉन्च करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे आप एड्रेस? यहाँ पर एड्रेस लिखने का सेम वही तरीका है, हम दोबारा से 3 लाइन्स यूज करेंगे। बात करें अगर फर्स्ट लाइन की, तो फर्स्ट लाइन में आप उस इंसान की पोस्ट को लिखोगे कि किस इंसान से आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आपकी कंप्लेंट का सॉल्यूशन करेगा। सपोज करो अगर मुझे ये कंप्लेन है कि भाई मेरे यहाँ पर इलाके में भाई साफ सफाई प्रॉपर नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, MCD डिपार्टमेंट में कंप्लेंट लिखूंगी। और वैसे टॉपिक में आपको बता दिया जाता है कि आपको लेटर किसको लिखना है। तो यहाँ पर मान लो आज मैं जो है अपनी कंप्लेंट कर रही हूँ, मान लो मुझे स्कूल में ही कोई कंप्लेंट कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू है या हाइजीन का इशू है, तो हम स्कूल का ही एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर सकता है? द प्रिंसिपल। ओके, मतलब सबसे पहली लाइन में आप उस इंसान की पोस्ट लिखेंगे, द मैनेजर, द प्रिंसिपल, द JE और द सीनियर इंस्पेक्टर और द पुलिस कमिश्नर, ओके, समथिंग लाइक दैट। इन द सेकेंड लाइन आप लिखेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जहां पर वो इंसान जॉब कर रहा है या जिस डिपार्टमेंट से आप उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ कंप्लेंट लिखने से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। तो सपोज करो अभी ये जो प्रिंसिपल है किसी स्कूल में काम करता है, मान लो भाई मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और थर्ड लाइन में आपको यहाँ पर लिखना है उस सिटी का नाम जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी मैंने यहाँ गुरुग्राम लिया है तो यहाँ पर भी मैं गुरुग्राम ही ले रही हूँ। पिन कोड लिख देंगे आप।
तो बेटा ये तरीका है आपका रिसीवर्स का एड्रेस लिखने का। डिपेंड करेगा आप किस इंसान को लेटर लिख रहे हो जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करे, उसके अकॉर्डिंग पोस्ट का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम और जो है सिटी आपका चेंज हो सकता है। मोस्टली तो ये वाली जो सिटी है और ये है मोस्टली लगभग एक ही सिटी से बिलोंग करते हैं दोनों एड्रेस, तो सेम सिटी आ जाती है, बट कभी कभी ये चेंज भी हो सकती है, तो इस चीज का आप याद रखेंगे। देन इसके बाद अगेन हम फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, जहां जहां मैं क्रॉस लगा रही हूँ यहाँ आपको लाइन छोड़नी है। इसके बाद आपका आ जाता है सब्जेक्ट। बच्चे सब्जेक्ट का मतलब क्या है कि किस लिए आप लेटर लिख रहे हो, क्या आपका जो है प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो आपके जो है सब्जेक्ट लिखने के दो तरीके हैं। कौन कौन सा तरीका है? पहले तो आप लिख सकते हैं जैसे कि कंप्लेनिंग अबाउट, और इसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप वो लिख सकते हो। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि हम इलेक्ट्रिसिटी इशू की कंप्लेन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखने वाली हूँ कंप्लेनिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी इशू। देखा आपने, इस तरीके से आप जो अपने सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। डिपेंड करेगा आप किस चीज की कंप्लेंट लिख रहे हैं, और जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से सब्जेक्ट लिखे, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि कंप्लेनिंग अबाउट हाइजीन इशू इन द स्कूल, ड्रॉइंग अटेंशन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिसिटी इशू। मतलब ये है कि जो आपको पूरा लेटर का टॉपिक दिया गया है, पूरा लेटर का टॉपिक नहीं लिख सकते 3-4 लाइन का। हमेशा सब्जेक्ट आपका सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में होता है, जिसमें आप 7 से 8 वर्ड्स का यूज करते हो, मैक्सिमम 10, इससे ज्यादा वर्ड्स का यूज आप नहीं करते हो। तो ये आप हमेशा याद रखेंगे कि कैसे सब्जेक्ट का यूज करना है। तो बढ़ते हैं आगे। तो बेटा सब्जेक्ट के बाद आपका बचता है सैल्यूटेशन। अब ये सैल्यूटेशन क्या होता है मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सैल्यूटेशन लिखने के आपको गूगल पर 3 तरीके मिलेंगे। कौन से हैं? पहला है आपका रिस्पेक्टेड सर, ओके। दूसरा है आपका ओनली सर और मैम भी आप बोल सकते हो, और नेक्स्ट है आपका डियर सर और मैम। तो बेटा अगर हम बात करें इन तीनों में से कौन सा करेक्ट है, अगर आप गूगल पे देखो या ग्रामर के बुक्स में देखो तो आपको तीनों मिलते हैं, बट एक्यूरेट तरीका कौन सा है चूज करने का कि कौन सा वाला सैल्यूटेशन अप्रोप्रिएट होगा हमारे टॉपिक के लिए। तो बात अगर मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो मेरा ओपिनियन ये है कि किसी भी कंप्लेन लेटर में आप डियर सर का यूज ना करें। हालांकि ये आपको मिलेगा ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, बट जैसा मेरा एक्सपीरियंस कहते हैं डियर सर आपका सूट नहीं करता, क्योंकि जब आप कंप्लेन ही कर रहे हो डियर आप किसके लिए यूज करते हो? कोई जो आपके दिल के बहुत करीब है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टू विच आर हियर। इन दो के बारे में बात करते हैं, रिस्पेक्टेड सर एंड सर। रिस्पेक्टेड सर किसके लिए यूज होगा? ऐसे इंसान जो कि इस सोसाइटी में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत अच्छी पोस्ट पे है, वो जहां पर चले जाए हर एक इंसान उनको इज्जत देने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो जाए। जब तक वो खड़े हैं तब तक सामने वाला इंसान बैठेगा नहीं, जिनके सब लोग तहे दिल से इज्जत करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए रिस्पेक्टेड आता है। कौन कौन से लोग हो सकते हैं? चलो एक एग्जाम्पल देते हैं। आप क्लास में हो, आपके प्रिंसिपल मैम अगर आ जाती है तो क्या आप लोग खड़े रहते हो? नहीं ना, आप लोग बैठते हो ना आप खड़े होते हो। लेकिन जब वो आती हैं तो आप फटाफट खड़े हो जाते हो। जब वो बैठती हैं कि आप बैठ जाओ, तभी जो है आप बैठते हो, ठीक है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले रिस्पेक्टेड सर के बारे में या मैम के बारे में। कहाँ यूज होता है वो? ऐसे लोग जिनकी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इज्जत है, अगर वो कहीं पर जाते हैं तो जो ऑडियंस वहां पर है या जो लोग वहां प्रेजेंट है वो आराम से बैठे नहीं रहते, वो उनको रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए रिस्पेक्टेड सर यूज होता है। इनकी बहुत अच्छी जो है पहुंच होती है, लगभग जिसे पता चल जाता है कि ये इंसान आ गया है वे सबके सब उसको रिस्पेक्ट देते हैं। सपोज करो आप क्लास में बैठे हो तो आपके प्रिंसिपल मैम या सर अगर आते हैं तो क्या आप लोग बैठे रहते हो? नहीं, आप लोग खड़े हो जाते हो, क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है स्कूल में। तो इसलिए यहाँ पर उनके लिए हमेशा रिस्पेक्टेड सर या मैम यूज होता है। बात करूं अगर मैं किसी कमिश्नर की या मैं किसी लेफ्टिनेंट की बात करूं या मैं किसी कैप्टन की बात करूं, अगर वो आ जाए कहीं पे किसी चीफ गेस्ट बन के आ जाए किसी मीटिंग में या किसी सेमिनार में या किसी एनुअल फंक्शन में, तो क्या आप लोग बैठे रहते हो? आपके स्कूल में फंक्शंस होते हैं जो चीफ गेस्ट आता है, क्या आप लोग बैठे रहते हो? नहीं,
हाई पोस्ट पे है वो इंसान, तो आप लोग रिस्पेक्ट देने के लिए खड़े हो जाते हो। तो ऐसे लोगों के लिए हमेशा रिस्पेक्टेड आता है। कौन कौन से लोग हो सकते हैं? वो प्रिंसिपल हो सकते हैं, कमिश्नर हो सकता है आपका, इसके अलावा कोई पॉलिटिकल पार्टी का इंसान हो सकता है, ठीक है, उनके लिए रिस्पेक्टेड आएगा। एंड व्हाट अबाउट सर? सर किसके लिए यूज होता है? वो इंसान जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे वो। इनके पास भी हाई पोस्ट है, लेकिन ये हमारी तरह ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। बस क्या है, ये अपना पैसा कमाने के लिए जॉब कर रहे हैं, लेकिन इनके सामने आप कंफर्टेबल हो अपनी बातों को बताने के लिए। अगर आप बैंक में जाते हो, मैनेजर से आप मिलते हो, तो आप बड़ी नॉर्मली अपनी बातों को क्लियर कर लेते हो, सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे अकाउंट खुलवाना है, या फिर मेरा पैसा स्ट्रक हो गया है तो इसे निकालने में मदद करे, या फिर मेरी जो है मेरा पैन कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, या फिर इसके अलावा मेरी जो अकाउंट है, पासबुक है, कोई दिक्कत आ रही है, आप बड़े आसानी से बात करते हो। बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप मोदी जी के पास चले जाओ और आप ऐसे बात करो, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, आपके मन में एक नर्वसनेस होगी। तो वो लोग जो हमारी तरह ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके पास एक पोस्ट है, वो अपना पैसा कमाने के लिए जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए सर आता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि रिस्पेक्टेड सर, सर और डियर सर के बीच में क्या डिफरेंस है। अब आगे बढ़ेंगे टॉपिक की तरफ। ये सब चीजें डिस्कस करने के बाद हम बात करेंगे लेटर के कंटेंट के बारे में। कंटेंट क्या होता है आपका? लेटर के बॉडी में जो चीजें, जो आप पूरी एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हो, उसमें क्या क्या आपको लिखना है। सबसे पहली बात आपको याद होनी चाहिए कि आपके लेटर का जो पैराग्राफ है वो हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। आपका लेटर एक पैराग्राफ में कभी नहीं जाएगा, हमेशा इसको 3 पैराग्राफ में आप इसको शो करें। और ये जो 3 पैराग्राफ है, ये अलग अलग चीजें दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सबसे पहला पार्ट तो आपको इंट्रोडक्शन दिखाता है। इंट्रोडक्शन, किसका इंट्रोडक्शन देना है आपको? आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, क्योंकि जिससे आप लेटर लिख रहे हो वो आपको नहीं जानता है, वो भाई ऑब्वियसली काम कर रहा है, दिन में पता नहीं कितने लोगों से मिलता है, तो इंट्रोडक्शन देना बहुत जरूरी है। ये आपका 3 to 4 लाइन्स में कंप्लीट हो जाता है। देन बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन या डिस्कशन की तरफ। ये जो आपका पैराग्राफ है, ये हमेशा आपका 5 to 6 लाइंस में कंप्लीट हो जाता है। क्या करना है इसमें आपको? इसमें आपको अपने प्रॉब्लम का डिस्कशन करना है। भाई क्या दिक्कत है आपको, क्यों कंप्लेंट कर रहे हो? कम से कम 2 कंप्लेंट आपकी होंगी। मैं नहीं कह रही अलग अलग कंप्लेंट हो, एक बड़ी प्रॉब्लम से रिलेटेड 2 कंप्लेंट होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आप उनका रीजन बता सकते हो और उसका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, कैसे आप परेशान हो रहे हो या और लोग परेशान हो रहे हैं। और एंड में जो है आपका सजेशन और रिक्वेस्ट का पैराग्राफ आता है। आप कुछ सजेशन देंगे इस इंसान को जिसे आप लेटर लिख रहे हैं कि सर ऐसे ऐसे सॉल्यूशन, आप मेरी तरफ से ये सजेशन है, आप ऐसे करो, मे बी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और रिक्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते तो शायद ये प्रॉब्लम कब की सॉल्व हो चुकी होती। तो हमें इनकी जरूरत है, इसीलिए तो हम लेटर लिख रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, अब इन पैराग्राफ में हमें लिखना क्या है। और ये जो लास्ट पैराग्राफ है बेटा, ये भी आपका 3 से 4 लाइन्स में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है कि आप कौन हैं, आप किस तरीके की लाइन्स यूज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। अगर आप स्कूल में हैं तो आप लिख सकते हैं कि सर आई एम सोनिया, आई एम सोनिया एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th इन योर स्कूल। ओके, ऐसे आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। या आई एम सोनिया लिविंग इन बालाजी नगर, समथिंग लाइक दैट। या फिर आई एम सौरभ लिविंग इन उत्तम नगर, समथिंग लाइक दैट। और उसके बाद आपकी लाइन क्या होनी चाहिए, कैसे आप अनाउंस करेंगे। आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपनी प्रॉब्लम का भी देंगे कि क्या प्रॉब्लम है आपको, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं करना, क्योंकि पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए ये पैराग्राफ है आपका। क्या लाइन होगी वो आपकी? 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। पहला क्या होगा, through this letter I want to draw your concentration towards, और इसके बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है वो, I want to draw your concentration towards the electricity issue in our school. I want to draw your attention towards the hygiene issue in बालाजी नगर, समथिंग लाइक दैट। बस इन्हीं चीजों में आपकी 3 से 4 लाइंस जो है यूटिलाइज हो जाएंगी। ठीक है,
अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ की तरफ। क्या लिखना है इसमें आपको ध्यान रखें। सबसे पहली बात, कम से कम 2 कंप्लेंट्स आपकी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं, मैंने एग्जांपल दिया था कि आज मैं इलेक्ट्रिसिटी इशू लिख रही हूं, तो इलेक्ट्रिसिटी इशू से क्या कंप्लेंट है हमें। पहली बात कि फैंस आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली एंड इनफैक्ट वाटर कूलर्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो 2 कंप्लेंट मैंने बता दिया, आप 3 4 भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना लिखना चाहते हो। और इसके साथ साथ आपको 2 इफेक्ट्स भी लिखने हैं, मिनिमम 2। भाई लाइट नहीं आ रही है, वाटर कूलर काम नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। इससे प्रॉब्लम हो रही है वी आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ऑन द स्टडी। गर्मी में कैसे पढ़ेंगे आप। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आर नॉट हैविंग सफिशिएंट वाटर टू ड्रिंक, उनके पास सफिशिएंट वाटर ही नहीं है पीने के लिए, तो कोई क्यों स्कूल आएगा। तो इन चीजों को आप लिख के जो 5 से 6 लाइन का यूज कर सकते हो। अगर शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो कैसे आप जो है इस पैराग्राफ को यूज करेंगे, आप 5 W's के आंसर दे दो, ठीक है। 5 W's क्या है। पहला W है व्हाट, क्या प्रॉब्लम है पूरा एक्सप्लेन करो, ठीक है। वेयर, कहाँ है वो प्रॉब्लम, हमारे स्कूल में है या हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहां प्रॉब्लम है। आप कैसे लिख सकते हो, दैट इन आवर स्कूल वी आर फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी इशू। वाई मीन्स क्यों, आपको क्या लगता है क्या रीजन है इसका, जो भी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी इशू है तो क्यों इशू है, आपको क्या लगता है। लाइट चली जाती है, आवर स्कूल इज नॉट हैविंग जनरेटर, जनरेटर नहीं है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी इशू है। हु मतलब आपको क्या लग रहा है जो प्रॉब्लम है उसे कौन क्रिएट कर रहा है, या फिर कौन कौन उससे इफेक्टेड हो रहा है, किस किस पर उसका असर पड़ रहा है। व्हेन, कब हुई ये प्रॉब्लम, या कब कब होती है, कब कब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो या तो आप इन 2 चीजों का जवाब दे या फिर इन 5 W's का जवाब दे। ये 3 चीजों का यूज करके आपकी 5 to 6 लाइन्स जो है यूटिलाइज हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं सजेशन और रिक्वेस्ट के एरिया की तरफ। इसमें आप क्या करेंगे, पहली बार जब आप सजेशन दे रहे हो तो कुछ लाइन्स जो आपको यूज नहीं करनी, वो है सबसे पहली बात यू शुड। इस फ्रेज का यूज आप कभी नहीं करेंगे। शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए, करना चाहिए। मैं ऐसे बोल दूं प्रिंसिपल को कि यू शुड अरेंज जनरेटर्स, कि तुम्हें जनरेटर्स अरेंज करने चाहिए। अरे भाई आप ऑर्डर दे रहे हो या रिक्वेस्ट कर रहे हो, सजेशन दे रहे हो, आप कैसे उन्हें ऑर्डर दे सकते हो। वो इंसान एक बहुत अच्छी पोस्ट पे है, तो ऑर्डर का तो कोई चांस ही नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो यू शुड फ्रेज का यूज तो कभी भी नहीं होगा। कैसे करेंगे यूज, आप किस तरीके से आप लिख सकते हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपा करके, उसके बाद जो भी आपकी रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली अरेंज फ्यू जनरेटर्स फॉर द स्कूल, और आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, सजेशन अगर आप देना चाहे तो आई बिलीव दैट, मेरा विश्वास है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई बिलीव दैट न्यू जनरेटर्स विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स। ओके, सो इस तरीके से आप जो है इस लास्ट पैराग्राफ को भी कंज्यूम करेंगे। तो क्या समझ में आया, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है, यू विल गिव योर इंट्रोडक्शन अलोंग विद द प्रॉब्लम। इन सेकेंड पैराग्राफ आपको जो है 5 W's के जवाब देने हैं, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ है, क्यों है, क्या रीजन है, कौन कौन इफेक्ट हो रहा है या किसने प्रॉब्लम क्रिएट की है और कभी ये दिक्कत हो रही है। लास्ट पैराग्राफ में आपको जो है रिक्वेस्ट करनी है और सजेशन देना है, रिक्वेस्ट करनी है, ऑर्डर नहीं देना है, यू शुड का यूज कभी भी नहीं होगा। ठीक है, समझ आया। तो इतना समझने के बाद एक चीज और बचती है, वो है आपका क्लोजिंग ऑफ द लेटर। क्लोजिंग ऑफ द लेटर आप किस तरीके से लिखेंगे, बहुत सिंपल है। यहाँ सजेशन वाला पैराग्राफ करने के बाद आपको एक और लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपकी क्लोजिंग में आप 2 से 3 तरह की चीजें लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं आप 2 से 3 तरह की चीजें, वो आपका हो सकता है सबसे पहला योर्स सिंसियरली, गॉट इट। सेकेंड इज योर्स ट्रूली,
बच्चे ट्रूली की स्पेलिंग याद रखना, TRUELY नहीं है, TRULY है। इसके अलावा आप योर्स फेथफुली लिख सकते हैं। तो ये बहुत हैं और आई थिंक इसके अकॉर्डिंग अगर आप लेटर करेंगे तो आपके 5 में से 5 मार्क्स आना मेरी तरफ से गारंटी है, कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए डिस्कशन करने के बाद हम एक एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पे आएगा, आप स्क्रीन पे देखें, उसे पढ़ें और साथ में मैं भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ, ठीक है। टिल देन ध्यान रखें और अपने एग्जाम्पल को देखें। अब देखो बेटा, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है, आपका नाम संजीत है, आपका एड्रेस दिया गया है 122 अर्जुन नगर न्यू दिल्ली। तो ये क्या बोल रहा है कि आपकी जो लोकेलिटी है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो लोग हैं कार को, बाइक को, स्कूटर को जो है पार्क कर देते हैं। तो इसके लिए आपको जो है अपने जो लोकल सेक्रेटरी है रेजिडेंट के, उसके लिए आपको लेटर लिखना है और कंप्लेंट करना है। ओके, अब यहाँ पर देखो सॉल्व किया हुआ है आपका क्वेश्चन। ऊपर एड्रेस दिया गया है सेंडर का, हाउस नंबर है आपका अर्जुन नगर है, देन डेट है आपकी। यहाँ पर जो है डेट का फॉर्मेट कुछ और दिया है, जैसे कि मंथ पहले है, फिर डेट है, फिर ईयर है। ये भी सही है, बट बेटा क्योंकि हम स्कूल में हैं अभी, तो हमें स्कूल के अकॉर्डिंग चीज़ों को अच्छे तरीके से सीखना है। तो आप पहले 20 लिखेंगे, देन फेब्रवरी, देन 2021 या 2022, देन आपका जो इस इंसान की पोस्ट है सेक्रेटरी, देन रेजिडेंस एसोसिएशन और न्यू दिल्ली। इसके बाद सर है, सैल्यूटेशन। कंप्लेन में देखो क्या लिखा है, कंप्लेन रिगार्डिंग द इशू ऑफ बैड पार्किंग हैबिट्स इन द लोकेलिटी। अब यहाँ पे ये इंसान बता रहा है, आई वुड लाइक टू ड्राइव योर अटेंशन टू द बैड पार्किंग हैबिट्स ऑफ रेजिडेंट इन आवर लोकेलिटी। इसके बाद जो है ये बता रहा है कि क्या क्या प्रॉब्लम है, कि यहाँ पर जो लोग हैं उनको जो एरिया दिया गया है वहाँ पर पार्क नहीं करते हैं, बल्कि इधर उधर पार्क करते हैं। इसके अलावा और उनका जो 1-2 व्हीकल है वो 2 से 3 व्हीकल्स की जगह ले लेता है। इसके बाद ये बोलता है कि यहाँ पर लोग जो है बहुत ही अलग तरीके से अपनी चीज़ों को कहीं भी पार्क कर देते हैं, जो जोन दिया गया है वहाँ पर पार्क नहीं करते हैं और हमें बहुत दिक्कत होती है वहाँ पर अपने व्हीकल को लेने में, अपने व्हीकल को खड़ा करने में। और इसके बाद वो बोल रहा है कि ऐसे बहुत सारी दिक्कतें हो रही, बहुत सारे नोटिस उन्हें दिए गए हैं, वार्निंग दिए गए हैं, बट ये लोग नहीं समझ रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शन एज दिस इज लीडिंग टू द फाइट्स। आगे ये बता रहा है कि भाई जो आप इसकी जो ये भी प्रॉब्लम है इसके डेप्थ तक आप इन्वेस्टिगेशन करो और जो है कोई भी एक्शन लो। देन क्लोजिंग है, योर सिंसियरली संजीत। तो बेटा ये थी आपके लेटर की एक्सप्लेनेशन। आई होप आप सबको अच्छी तरह समझ आया होगा। जो प्रॉब्लम हुई है उसके लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम मैं और कोशिश करूंगी अच्छे से अपडेट करने की। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी और इसी तरह लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। टिल देन बाय बाय।